टैक्स का नियम क्या है? सर एडवांस टैक्स होता क्या है? जनरली बेटा हम लोग आज तक ये पढ़ते आए हैं कि कोई अगर हम असेसमेंट ईयर 21-22 में कमाया है, सॉरी प्रीवियस ईयर 21-22 में हम कमाया है, तो हम असेसमेंट ईयर 22-23 में टैक्स कैलकुलेट करता और जमा देता। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है तुम्हारा पूरा साल तुम कमाओ और हम साल के एंड में वेट करें, और वो भी साल के एंड में नहीं, उससे भी 3 महीना 4 महीना बाद टैक्स दोगे, क्योंकि तुम्हारा रिटर्न फाइलिंग का डेट आता है जुलाई अगर इंडिविजुअल है तो, और अगर कंपनी है तो 31 अक्टूबर आएगा। तो सर जी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट बोल रहा है अप्रैल खत्म होने के बाद भी मई जून जुलाई 4 महीना यहाँ वेट करना पड़ रहा है, और सर यहाँ तो 7 महीना लगभग वेट करना पड़ रहा है। तो तब तुम कैलकुलेट करोगे तब तुम जमा दोगे, और मैक्सिमम आदमी लास्ट डेट तक वेट कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट बोला एक काम करो, तुम अपने अंदाजा के हिसाब से तुमको जो लग रहा है पूरे साल में कमाई हो सकता है उस पर टैक्स कैलकुलेट करके प्रीवियस ईयर में थोड़ा टैक्स जमा कर दो। अच्छा, तो ये एडवांस कैलकुलेशन करो कि कितना एडवांस में टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, वो जमा करना होगा। तो पहला बात तो सर एडवांस टैक्स किस पे एप्लीकेबल है? सीधा बात है ऑल एसएससी। फिर बोला अगर 10,000 के नीचे तुम्हारा इनकम आ रहा है, इनकम मतलब टैक्स लायबिलिटी, सॉरी गलती हो गया, 10,000 के नीचे तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी आ रहा है तो एडवांस टैक्स मत। 10,000 के ऊपर अगर तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी आ रहा है 10,000 या 10,000 से ऊपर, तो तुमको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। सर ये कैसे कैलकुलेट करें? कैलकुलेट करने का तरीका देखो ये रहा। सर हम पहले टोटल इनकम निकाल लिए, डिडक्शन क्लेम कर लिए, अब हम जो भी रिबेट ले लिए, फिर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लिए, यहाँ तक तो नॉर्मल सीखे हैं सर। अब ना इस पर सरचार्ज ऐड कर लिए, सेस ऐड कर लिए। अब जो मेरा टैक्स लायबिलिटी आया है उसको हमको जमा करना है गवर्नमेंट को, लेकिन अगर कोई मेरा टीडीएस कटा हुआ है तो वो माइनस कर लीजिए। तो सर पहले आप नॉर्मल टैक्स निकाल लीजिए जो आपको आता है निकालना, ठीक है, उसमें से टीडीएस अगर कोई कटा हुआ है तो माइनस कर लीजिए, और उसके ऊपर अब जो अमाउंट बच गया उस पर आप एडवांस टैक्स कैलकुलेट करके ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट को जमा करें। अच्छा सर कितना कितना जमा करें उसका कोई रूल है? ये रहा। सर पहला बात बोलता है जिस एसएससी के ऊपर 44 एडी या 44 एडी एप्लीकेबल हो रहा है, मतलब वो जो 44 एडी होता है ना जो पीजीपीपी में पढ़े कि मेरा टैक्स कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट या डिटेल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे। अच्छा, हाँ, तो मेरे को सीधा सीधी 8% टैक्स दे देना अपने इनकम का, अपनी टोटल इनकम का हमको 8% प्रॉफिट मान लेना है। अच्छा, 44 एडी का एक रूल है बेटा, अगर मान लो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट सब मेंटेन नहीं कर पा रहा, मान लो मैं कोचिंग सेंटर चलाते हैं, मान लो मैं एक डॉक्टर है, मान लो मैं छोटा मोटा बिजनेसमैन है, और हम ऑडिट के दायरे में नहीं आता, हम 1 करोड़ जितना नहीं कमाते, 1 करोड़ से कम ही कमाते, तो गवर्नमेंट मेरे लिए एक स्कीम रखा, बोला तुम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकता? बोला नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट बोला अच्छा ठीक है चलो तुम्हारा टोटल इनकम कितना है? हम बोले हम साल का 40 लाख कमाते हैं, सॉरी 40 लाख का मेरा रिसिप्ट है या टर्नओवर है, टर्नओवर। अगर हम गुड्स का बिजनेस करते हैं, गुड्स का, तो ये 40 लाख मेरा टर्नओवर कहलाएगा, यानी सेल। और अगर हम सर्विस का बिजनेस करते हैं, जैसे हम कोचिंग सेंटर चलाते हैं, डॉक्टर लॉयर है, तो मेरे को बोला इसको मेरे को रिसिप्ट देखना पड़ेगा कितना रुपया हम रिसीव किए। अच्छा, ठीक है, एक बार चलिए आप गुड्स का बिजनेस करते हैं, तो बेटा जी अगर आप 40 लाख कमा रहे हैं, 40 लाख आपका तो ये क्या बोलते हैं रिसिप्ट या टर्नओवर है? टर्नओवर है, टर्नओवर। ठीक है, आप गुड्स का बिजनेस कर रहे हो और आपका पूरा पैसा बैंक अकाउंट में ही आता है, लेकिन ठीक है, तो आप अपनी 40 लाख का 6% को प्रॉफिट मान लीजिए। और अगर आपका पूरा पैसा, मान लो मेरा पूरा ही पैसा कैश में आता है, ठीक है, तो आप बोले 40 लाख का 8% को अपना प्रॉफिट मान लीजिए। मतलब बैंक से ट्रांजैक्शन होगा तो 6% मानेंगे। हाँ, और अगर ऐसे हो रहा है तो 8%। सर मेरा कुछ बैंक से और कुछ कैश से हो रहा है, मान लो इस 40 लाख का 25 लाख बैंक में आया, हाँ, लेकिन बाकी 15 लाख कैश में लिए,
तो इस 25 लाख पे 8% 6% प्रॉफिट मान लीजिए, और इससे बचा हुआ अमाउंट जो बचा 15 लाख, उस पे आप 8% प्रॉफिट मान लीजिए, प्रॉफिट। हाँ। अब उस प्रॉफिट पे अगर आपका टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए स्लैब रेट लगा के, ठीक है सर। तो गवर्नमेंट बोला अगर तुम 44 एडी में फॉल करता है तो 15 मार्च के पहले मतलब जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर 31 मार्च के पहले 15 मार्च के पहले 100% टैक्स जमा कर देना, ठीक है। लेकिन अगर तुम अदर कोई एसएससी है जिसपे ये 44 तुम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है तो 15 जून के पहले, मेरा अप्रैल टू मार्च बिजनेस है 21-22, तो 15 जून 22 के पहले, ठीक है, 15 जून 2022 के पहले, 15 सितंबर 2022 के पहले, 15 दिसंबर 2022 के पहले और 15 मार्च 2022 के पहले, मतलब क्वार्टरली, अप्रैल मई जून एक क्वार्टर है, तो क्वार्टर खत्म होने वाला महीना था 15 तारीख के अंदर क्वार्टर के बाद वाला महीना नहीं, जिस महीना क्वार्टर खत्म हो रहा है, मतलब जून का 15। वैसे ही जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर हुआ तो सितंबर 15 के अंदर अंदर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर हुआ तो दिसंबर 15 के अंदर अंदर, और जनवरी फरवरी मार्च आखिरी क्वार्टर हुआ उसके 15 मार्च के अंदर अंदर। तुम जो टोटल टैक्स लायबिलिटी निकाला टीडीएस माइनस करने के बाद उसका 15% जमा हो जाना चाहिए 15 जून तक, 15 सितंबर तक 45% जमा कर दो, 15 दिसंबर तक 75% जमा कर दो, और 15 मार्च तक 100% जमा कर दो, ठीक है ना। ठीक है सर। तो गवर्नमेंट ये तुम्हारे लिए रूल रखा। सर एक बात बोलिए, मान लीजिए मेरा टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी निकाल के लाया 5 लाख रुपए, टैक्स लायबिलिटी मेरे गवर्नमेंट को हमको टैक्स देना है, ठीक। तो सर 15 लाख का 5 लाख का 15% कितना होगा? 75,000। 75,000 तुमको 15 जून तक जमा कर देना, 15 जून तक, ठीक है। फिर 5 लाख का 45% कितना होगा? 2,25,000। 2,25,000, उसमें 75 तो ऑलरेडी जमा हो ही गया, तो बाकी जो बच गया तो 1.5 लाख माइनस लग देंगे ना। हाँ, बाकी 1.5 लाख तुम जमा कर दो। वैसे ही तुम्हारा 15 दिसंबर तक 75% जमा होना चाहिए, तो 5 लाख का 75% कितना होगा? 375। 375, तो 375 में 75 जमा हो गया, 50 भी जमा हो गया, बाकी बचा हुआ अमाउंट 2,25 माइनस करके 1.5 लाख और जमा कर दो। वैसे ही लास्ट हुआ 15 मार्च के अंदर 100%, तो 100% 5 लाख का 5 लाख ही होता है, तो उसका 75 जमा हो चुका, 1.5 लाख जमा हो चुका, फिर 1.5 लाख जमा हो चुका, बाकी बचा हुआ बैलेंस जमा करो। मतलब सर 15 जून तक 15% जमा करना है, 15 सितंबर तक 45 जमा करना है, 15 ऑलरेडी जमा हो गया, मतलब और 30%, 75 जमा करना है तो और 45 और 15 यानी 60 जमा हो गया, फिर नहीं 45 और 15 60 जमा हो गया, तो और 15%, 75 हो गया, सॉरी गलती हो गई, 30 जमा हो गया, 30 और 15 45 जमा हो गया, तो और 30, और लास्ट में बच गया और कितना 25। तो तुम या तो ये 15, 30 और 25 ही निकाल के जमा कर दो, या फिर पूरा 45% कैलकुलेट करो, ऊपर जितना जमा हो गया डिफरेंस जमा करो, क्योंकि बोला अप टू 45%, तो 45 में 15 भी तो इंक्लूडेड है ना। तो ये लिए मैं एडवांस टैक्स। सर ये 234A की तरह है ना? नहीं, यहाँ 234 ABC मत पढ़ना अभी, वो इंटरेस्ट का, अगर ये नहीं करते हो तो फिर 234B और C का इंटरेस्ट लगेगा। नहीं वैसे ही कॉलम है ना, इसलिए बोल रहे हैं। हाँ कॉलम ठीक है, लेकिन वो सब दिमाग मत लगाओ। ठीक है सर। तो तुमको एडवांस टैक्स जमा करना। सर ये एडवांस टैक्स इस पे एप्लीकेबल नहीं है, एक तो बोला जिसका 10,000 के नीचे टैक्स लायबिलिटी है, दूसरा बात क्या बोला, when an SSC is a senior citizen या super senior citizen 60 plus या 80 plus and do not have PGBP income, PGBP का कमाई नहीं है उनकी,
तो उसका अगर टैक्स लायबिलिटी 10,000 के ऊपर भी आ रहा है तो भी एडवांस टैक्स नहीं देना। ठीक है। तो 2 आदमियों को एडवांस टैक्स नहीं देना, सीनियर सिटीजन और जिसका 10,000 के नीचे टैक्स लायबिलिटी आ रहा है, ठीक है ना। 60 प्लस वालों को एडवांस टैक्स नहीं देना, लेकिन एक कंडीशन, 60 प्लस वालों को एक कंडीशन में एडवांस टैक्स देना पड़ जाएगा, अगर उनका पीजीबीपी का इनकम, अच्छा मतलब 60 प्लस वालों का अगर बिजनेस है तो उनको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। उसके अलावा कुछ भी इनकम है, सैलरी, अदर सोर्स, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, तो नहीं देना। ठीक है। सर उनका 1 लाख का टैक्स बन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट से कोई मतलब ही नहीं। लेकिन जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनका 10,000 के नीचे अगर टैक्स लायबिलिटी है 9,999 तक, ठीक है, उनको टैक्स नहीं देना, एडवांस टैक्स। लेकिन 10,000 या 10,000 से 1 रुपया भी ऊपर, 10,000 भी होगा, एग्जैक्ट 10,000 है किसी का टैक्स लायबिलिटी, तो भी उसको देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। ठीक है सर। अब सर यहाँ एक पंगा है, आप तो बोल दिया अपने इनकम को अंदाजा लगा लो, हाँ भैया अंदाजे लगाना पड़ेगा, लेकिन सर लॉटरी का इनकम, कैपिटल गेन का इनकम, ये सब तो अंदाजा नहीं लगता, डिविडेंड का इनकम, इनको अंदाजा कैसे लगाए? सर हमको कितना का लॉटरी लगेगा, हम पहले से कैसे अंदाजा लगाए? एसेट बेच के कितना का प्रॉफिट लॉस होगा, कितना कैपिटल गेन होगा, हम कैसे अंदाजा लगा लें? कौन सा कंपनी कितना डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, हम कैसे अंदाजा लगा लें? सही बात। सर हम सैलरी का अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ हद तक बिजनेस इनकम का अंदाजा लगा सकते हैं, हालांकि वो भी टफ है, लेकिन फिर भी एक अंदाजा लगा सकते हैं, जनरली मेरा कितना बिजनेस से कमाई होते हैं। ठीक बात। ठीक है सर। सर हाउस प्रॉपर्टी का रेंट का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जब घर भाड़ा पे दिए तो रेंट तो बात करके दिए होंगे। सैलरी का भी अंदाजा लग जाता है, क्योंकि जब ज्वाइन करते हैं तो सैलरी कितना मिलेगा बात हो ही जाते हैं। तो सर इन 3 का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, बाकी इनकम का अंदाजा लगाना पॉसिबल। तो गवर्नमेंट बोला इन 3 का अंदाजा मत लगाओ। अब मान लो तुम अंदाजा लगाए थे कि तुम्हारा सैलरी से 6 लाख कमाई होगा, और कोई तुम्हारा इनकम नहीं है मान लो, तो तुम मान लो 15 जून वाला क्वार्टर में 6 लाख का ही 6 लाख का पहले टैक्स निकाल लो। 6 लाख का टैक्स कितना आएगा? 20 और 1 लाख का 20% नहीं, 12,500 तो आ गया। 2.5 लाख तक कुछ नहीं, 2.5 से 5 12,500 बचा हुआ 1 लाख का 20% 20,000 और 32,500 आ रहा है। 32,500 तो 32,500 का 15% कैलकुलेट करके जमा कर दो, 4875 जो भी हो रहा है एक बार कर दो। अमाउंट मंथली वाला सुनो लॉजिक को। ठीक है। अब 15 सितंबर पे भी वही 32,500 का 45% निकालो, जो पहले जमा कर दिया माइनस करके बाकी जमा कर दो। लेकिन सर अब 3rd क्वार्टर में मेरे को एक कैपिटल गेन या लॉटरी इनकम या डिविडेंड लगा, उस क्वार्टर में वो इनकम में ऐड करो, पहले दोबारा एक बार टैक्स निकालो, और जितना जमा हो गया, जो भी 75% आ रहा है, जितना जमा हो गया माइनस करके बैलेंस जमा कर दो। तो ये कहानी चलेगी। 3rd क्वार्टर में जो भी कमाई होगा, 2nd क्वार्टर में होता है अगर तो 2nd में देख, जिस क्वार्टर में इनका इनकम आएगा, ठीक है, उस क्वार्टर में उन इनकम को ऐड कर लो, फिर से टैक्स निकाल लो, और जो अब तक जमा कर दियो माइनस करके बैलेंस जमा कर दो, बैलेंस जमा दे देते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर मान लो 2nd क्वार्टर में पता चलता तो यानी अब तक 45% जमा होना था, तो नया वाला जो इनकम आया उसका टैक्स निकालो, और उसका 45% कैलकुलेट कर लो टैक्स का। अब अगर जितना जमा है बैलेंस डिफरेंस निकाल के जमा कर दो। मतलब इन 3 इनकम का अंदाजा मत करो, बाकी इनकम को एज्यूम करके खुद से जमा करो। ठीक है। ठीक है। अलावा यहाँ पे कुछ काम का बात, और ऐसा कोई बहुत बड़ा काम का बात नहीं बचा, चैप्टर मुंडा मुंडी हो गया। ये तो तरीका बताया, वो तो अपने सब में भी सीख जाएंगे। थ्योरी पढ़ के फायदा नहीं, ये तो खत्म हो गया। हाँ तो और क्या तो बोले, यहाँ पे कुछ बात बोला, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम असिस्टिंग ऑफिसर। असिस्टिंग ऑफिसर मे पास एन ऑर्डर इन इश्यू ऑफ नोटिस रिक्वेस्टिंग एसेट टू पे एडवांस टैक्स। तुम्हारा असिस्टिंग ऑफिसर अगर तुमको नोटिस देके एडवांस टैक्स जमा करने बोले तो तुमको देना पड़ेगा।
इसमें और भी बहुत बड़ा काम का बात नहीं है। हम बोला था अगर 31 मार्च तक जो टोटल जमा हो जाना चाहिए 100%, अगर वो नहीं हुआ तो 234B का इंटरेस्ट लगेगा, और जो हर क्वार्टर में जमा होना था अगर वो अमाउंट जमा नहीं हुआ तो 234C का इंटरेस्ट लगेगा, और 234A का इंटरेस्ट लगता है जब टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करें, वो अगला ही चैप्टर आएगा इंटरेस्ट वाला। अब देखो यहाँ पे एक सम दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग अमाउंट एडवांस टैक्स ऑफ मिस्टर ए कैलकुलेट करके बताओ। उसका बिजनेस इनकम है 4,85,000। ये देखो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब हुआ? 31 मई, मतलब पहला ही क्वार्टर में हो गया सर। और लॉटरी का इनकम भी सर पहला ही क्वार्टर में हो गया, 15 जून के पहले ही होगी। यहाँ पे ये सम को थोड़ा सा ऐसा बनाना चाहिए था, ये दोनों ही अमाउंट में से एक अमाउंट बाद में हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन उसको कमाई हो रहा है 10,000, और अदर इनकम कमाई हो रहा है 5,000। पीपीएफ पे वो पैसा डाला है 10,000, तो उसको 80C में छूट मिलेगा। अब दो केस दिया, अगर उसका 38,000 एडवांस टैक्स कट TDS कट गया होता तो, और अगर उसका 15,000 TDS कटा होता तो। पहले तो हमको उसका टोटल इनकम निकालना है, तो देखो 485 में 60,000 कैपिटल गेन जोड़ा, 50,000 का लॉटरी इनकम जोड़ा, इंटरेस्ट ऑन लोन जोड़ा 10,000, और अदर इनकम जोड़ा 5,000, क्योंकि सभी पहला क्वार्टर तक हो गया, तो सब जोड़ लिए सर। उसका DTI आ गया 4,10,000, 10,000 का उसको डिडक्शन मिलेगा, 6 लाख उसका टोटल इनकम आ रहा। अब उसका टैक्स निकाल रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 20% सीधा टैक्स लगता है। लॉटरी 50,000 गेन हुए सीधा 30% टैक्स लगता है। जो बैलेंस बच गया 490, क्योंकि 6 लाख में 60 और 50 1,10,000 गया, तो बच गया 490। 490 पे स्लैब रेट लगेगा 2.5 लाख तो कुछ नहीं, और 2.5 लाख से 490 मतलब 2,40,000 का 5%, 24,000 का 10% होता है बेटा। 2,40,000 का 10% 24,000, तो आधा हो गया 12,000। तो सब उसको टैक्स कितना देना है? 15, 12 और 12, 27 और 12, 39,000। उसको पहले 4% से सेट कर लो। 40,560 40,560 देने। हाँ। तो केस ए में लिया है कि उसका TDS कितना कट गया है पहले से ही। केस ए में बोला 38,000, केस बी में बोला 15,000। पहले हम लोग केस ए सॉल्व कर रहे हैं। तो 40,560 उसको टैक्स देना है, जिसमें 38,000 का नाम का TDS कटा हुआ है। तो 2,560 और टैक्स जमा देना है। इस SSC पे एडवांस टैक्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसका टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से कम आ रहा है। 10,000 से कम है। इस 40,000 को देख के डिसीजन मत ले लेना कि 40,000 टैक्स देना तो 10,000 से ज्यादा हो रहा है। हम बोल रहे हैं एडवांस टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से कम अगर आ रहा है, अच्छा, तो इस पे TDS, इस पे एडवांस टैक्स लगेगा ही नहीं। लेकिन सेकंड केस अगर लेते 40,560 टैक्स देना है, 15,000 TDS कटा हुआ है, तो 25,560 देना है। मतलब इन भाई साहब पे एडवांस टैक्स लगेगा। लगेगा। ठीक है, चलो लगा लो। तो देखो 2 वे में प्रेजेंटेशन कर सकते हैं हम उसको। पहला तरीका बोला कि तुम्हारा जो ये 25,560 आ रहा है, 15 जून तक उसका 15% निकाल लो, मतलब 3834। फिर 15 सितंबर तक और 30% निकाल लो, 15 दिसंबर और 30%, और 15 मार्च बचा हुआ 25%। तो ये सीधा सीधी अमाउंट आ गया। लेकिन सर रूल तो हम लोग पढ़े हैं 15, 45, 75, 100। तो ठीक है, तो वो भी करके दिखा सकते हैं। पहले 25,560 पे 15% निकाला 3834, फिर 25,560 पे 45% निकाला, ठीक है, 3834 उसमें से माइनस कर दिया, तो बचा हुआ 7668 जमा कर दिया। फिर 25,560 पे 75% निकाला, तो 3834 7668 जमा हो गया, वो माइनस कर दी, तो बच गया फिर 7668, वो जमा कर दो। और फिर 25,560 का 100% निकाले, तो 3834 7668 7668 जमा हो चुका है, वो माइनस कर दो, तो 6390 जमा करो। तो बात एक ही है, तुम या तो 15, 30, 30, 25 कैलकुलेट कर लो,
या 15, जी सर। 45, 75, 100 कैलकुलेट करो और जो पिछला जमा हो चुका अब तक वो माइनस करो। ठीक है। एग्जाम में सर सम्स वाइज आए तो कौन सा सॉल्व करे, कोई सा भी कर लेना, लेकिन थ्योरी वाइज लिखने आ जाए तो 15, 45, 75, 100 वाला बात लिख के आना कि अप टू 45%, अप टू 75%, अप टू 15%, अप टू 100%। ठीक है सर। ये बात ध्यान में रखो। थ्योरी जब लिखो तो यही परसेंटेज लिख के अप टू लगा देना। सम सॉल्व करो तो मेरा मानो 15, 30, 30, 25 सॉल्व कर ले, जल्दी कैलकुलेट हो जाए। 25, ठीक है सर। तुमको जो समझ में आए वो एग्जाम में कर सकते। ठीक है सर। अब आगे का सम तुम बनाओ, कुछ नहीं है, बस यही करना है बैठ के, ठीक है ना? हाँ सर, बन जाए। 1, 2, 3 ही सम्स है, तो ये तुम बनाओ तो बेटर रहेगा। बन जाएगा सर।